नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा जयशंकर प्रसाद के नाटक। आधुनिक गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास और कहानी गद्य विधा को समझने के बाद हम आधुनिक नाटकों के अंतर्गत आज प्रसाद के नाटकों के विषय में जानेंगे। प्रसाद के नाटक सभी परीक्षाओं के सिलेबस में एक या दो नाटक निर्धारित रहते हैं। नेट परीक्षा के में कई नाटक प्रसाद के लगे हुए हैं, कई रचनाएं नाटक या रचनाएं कामायनी सहित कई लगी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे भी लगे रहते हैं। चंद्रगुप्त नाटक को विशेष रूप से देखेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हिंदी नाटक के इतिहास में जयशंकर प्रसाद की स्थिति एक विचित्र प्रकार के अंतर्विरोध से ग्रस्त है। नाट्य संभावना उनकी रचनाओं में सर्वाधिक है, जबकि उनके साहित्यिक परिदृश्य पर आते आते भारतेंदुकालीन रंगमंच एकदम शिथिल हो जाता है। संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ अपने नाटकों में वे लोकमंच, रामलीला, रासलीला, नौटंकी और पारसी थिएटर के तत्व रखते हैं, पर अपेक्षा हल्के रूप में। इसकी जगह वो पाश्चात्य नाट्य परंपरा के कुछ तत्वों को पूरे आत्मविश्वास के साथ नियोजित करते हैं। प्रेमचंद और शुक्ल की तरह वे पश्चिम से कहीं आक्रांत नहीं होते, वरन वहाँ के तत्वों का अपनी रचना में कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जो भारतीय पुनर्जागरण की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। आधुनिक नाटक के संघर्ष प्रधान विधान में भारतीय और पाश्चात्य तत्वों की टकराहट की वस्तु अधिक प्रभाव के साथ व्यक्त हो सकी है। आधुनिक नाटकों में क्या हुआ है, भारतीय और पाश्चात्य तत्व जो है नाटक के, उनमें आपस में टकराहट किन विषयों को लेके है, ये चीज उभर के आ सकी है। हिंदी नाटक में प्रसाद के आने से गुणात्मक परिवर्तन होता है। सीधी सपाट भाषा की तुलना में लाक्षणिक और अधिक अर्थ संपन्न भाषा का प्रयोग होने लगता है, जिसे उन्होंने छायावादी कविता के तत्वाधान में विकसित किया। इसी के समानांतर देवता राक्षस ध्रुवों से हटकर अधिक मानवीय चरित्र बनते हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई के तत्व एक साथ हैं, और इसलिए उसमें संघर्ष और अंतर्द्वंद बराबर चलता रहता है। अब तक के मनोरंजन, उपदेश या लालित्य भाव की तुलना में आपने नाटक शीर्षक निबंध में भारतेंदु ने नवीन नाटकों की रचना के पांच उद्देश्य बताए हैं। ज़्यादा मतलब हो वैसे ही कर लो। कौन कौन से हैं ये 5 तत्व? श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देशवत्सलता। प्रसाद के नाटक बराबर एक बौद्धिक विचारधारा का आधार लेते हैं। इस प्रकार जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला के रूप में बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक, अब ये हाईलाइट करिएगा कि जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला के रूप में बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक। पर रंगमंच से विच्छिन्न रहकर उसकी भाव संभावनाएं पूरी तरह संपन्न नहीं होती। हिंदी क्षेत्र में रंगमंच जैसा संकेत किया गया कुछ तो सामाजिक रूढ़ियों के चलते विकसित नहीं हो पाया। फिर यहाँ अभिनेता को नाटक लेखक ने अपने से हीन माना और दोनों के बीच सहयोग के बजाय अंतराल बढ़ता गया। अपने रंगमंच शीर्षक निबंध में प्रसाद लिखते हैं कि यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, नाटक पहले या कि रंगमंच। इस दुष्चक्र में पड़कर हिंदी क्षेत्र का रंगमंच लंबे अरसे तक शिथिल पड़ा रहा। पर हमें यह समझना होगा कि रंगमंच के प्रति अपने घोषित पूर्वाग्रह के बावजूद प्रसाद के नाटकों में अभिनेता का तत्व कम नहीं। यद्यपि हिंदी आलोचना की 3 पीढ़ियां एक प्रवाद के रूप में मानती रही हैं कि प्रसाद के नाटक अभिनय नहीं है। नाटक संबंधी सबसे पहले व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य में बाबू श्याम सुंदर ने लिखा, थोड़ा और कर दो, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा, किंतु उनके अर्थात प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। इसी स्वर में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद का साहित्य नामक संकलन में घोषित किया कि ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। काशी की ही तीसरी पीढ़ी
के आलोचक बच्चन सिंह का मत अपनी पुस्तक हिंदी नाटक में इस प्रकार है कि यदि पूर्व ग्रह को छोड़ कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रोमांच रंगमंच की अवहेलना का बहुत बड़ा योग है। इन आलोचकों से सर्वथा विरोधी मत शांता गांधी का है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्राध्यापक और सक्रिय रंगकर्मी हैं। नटरंग त्रैमासिक में वे लिखती हैं कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका प्रदर्शन अवश्य ही होना चाहिए। और ये समस्याएं क्या हैं इन्हें भी समझा जाना चाहिए। प्रसाद के नाटकों के मंचन में जो कठिनाइयां आती हैं वो संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नाटकों का कलेवर सामान्यतः बड़ा है, दृश्यों की संख्या अधिक है और ये स्वभावतः जल्दी जल्दी बदलते हैं। पात्र बहुत हैं, कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण मंच विधान है और कहीं कहीं दार्शनिक क्लिष्ट भाषा है। तथ्य के रूप में तो ये आपत्तियां जायज हैं, पर ये सभी नाटकीय विधान के व्यवहारिक स्तर है और उसी स्तर पर इनका समाधान किया जा सकता है। कई समस्याएं तो नाटक के संपादन और संक्षेपण से सुलझ जाती हैं। शेक्सपियर के संपादन में उनके नाटकों की भाषा का उच्चारण की दृष्टि से आधुनिकीकरण कर लिया गया है। प्रसाद के मंच विधान का आधुनिकीकरण इस सादृश्य पर किया जाना चाहिए। अंधा युग के यशस्वी रचनाकार धर्मवीर भारती ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की मंचीय कठिनाइयों का विश्लेषण करते हुए व्यंग में कहा था कि उसकी हर एक प्रस्तुति में 2 शेरों का खर्च है। एक शेर प्रथम अंक के चौथे दृश्य में मारा जाता है, दूसरा 10वें दृश्य में। इस तरह यदि एक पखवाड़े तक ये खेल चले तो 30 शेर खत्म हो जाएंगे और वन्य जीवन के संरक्षक शेरों की घटती जनसंख्या को लेकर यूं ही चिंतित हैं। स्पष्ट है कि नाट्यलेख में भले ही शेर को मंच पर मारे जाते दिखाया गया है, पर वास्तविक प्रस्तुति में इस दृश्य को नेपथ्य में रखा जा सकता है। इसी प्रकार में प्रथम अंक के छठे दृश्य में सिंधु में आती हुई नौका उस पर बैठकर जाती मालविका की स्थिति है। इन सारे कठिन दृश्यों से संपादन की प्रक्रिया में आसानी से निपटा जा सकता है। मंच संबंधी यदि कुछ कठिनाइयों को चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ही देखा जाए, जो सामान्यतः प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति माना जाता है, तो दृश्यों के विस्तार को संक्षेपण में कम किया जा सकता है। चंद्रगुप्त में अंकों और दृश्यों का क्रम इस प्रकार है। 11, 2, 10, 3, 9, 4, 14। यह कुल दृश्यों की संख्या 44 है, जिसमें तक्षशिला और सिंधु से लेकर मगध तक के परिदृश्य हैं। ऐसी ही स्थिति पात्रों की है। 21 पुरुष पात्र, 9 स्त्री पात्र, कुल संख्या 30। यह और नाटकीय समय प्राय 25 वर्षों का है। ये हर प्रकार का विस्तार, संक्षेपण और संपादन में कम किया जा सकता है। फिर यथार्थवादी मंच के बजाय नाटक को प्रतीकात्मक रंगमंच पर प्रस्तुत करने में व्यवहारिक कठिनाइयां एक और कम होंगी, दूसरी ओर अभिनय कला की संभावनाएं बढ़ेंगी। नाटक की भाषा कहीं कुछ दुरूह हो सकती है, पर उसका प्रभाव से मंच पर समरस बनाए रहता है। गीतों की संख्या भी कम की जा सकती है। यूँ तो जैसा उल्लेख किया गया, प्रसाद की रंगमंच के प्रति बहुत उन्मुखता न थी, पर यह तथ्य कि नाटककार ने अपने जीवन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिनय में सक्रिय रुचि ली थी और उसका एक संपादित संस्करण प्रस्तुत किया था, जिसे बहुत बाद में अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया। 1977 चंद्रगुप्त मौर्य का यह अभिनय दिसंबर 1933 में काशी में हुआ था, जिसके पूर्वाभ्यास में स्वयं प्रसाद बैठते थे। यहाँ स्मरणीय कि यह नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 के नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंकों में छपा था। तो चंद्रगुप्त का पहले नाम क्या था? कल्याणी परिणय, कल्याणी की शादी। अभिनय चंद्रगुप्त 1933 के रूप में इस नाटक की कई रचनात्मक स्थितियां विकसित हुई हैं। प्रसाद की रंगमंच के प्रति उन्मुखता भी कुछ इस तरह बढ़ी है कि अपने अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 को उन्होंने मंच की अनेक सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। यहाँ आकार कम है, 3 अंक है, जिसमें कुल 3 दृश्य बंद है, पात्रों की संख्या 8 है, ब्यौरेवार रंग निर्देश है, संगीत की बहुलता भी नहीं है। यानी कि जो मान रहे थे कि नाटकों के लिए रंगमंच आवश्यक नहीं है,
वो अपने अंतिम समय तक इस बात से को मानने लगे थे कि हाँ, नाटकों के लिए रंगमंच आवश्यक है, और रंगमंच को ध्यान में रखकर भी उन्होंने ये लिखा है। वैसे तो सारे नाटक मैं आपको हिंदी बुकशाला चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वो चैनल तो अब ओपन नहीं हो रहा है, डिलीट हो गया है, तो इसलिए इन नाटकों को धीरे धीरे मैं इसी चैनल पे करवा दूंगी, तो आप लोग नियमित रहिएगा। प्रसाद के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य तत्वों के सामंजस्य की बात पहले कही गई है। भारतीय नाटक का प्राण तत्व रस है, जबकि पाश्चात्य नाटक में संघर्ष की प्रधानता है। प्रसाद के नाटक में इन दोनों का संयोग होता है। वहाँ कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और शेक्सपियर के हेमलेट दोनों का आनंद एक साथ मिलता है। चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिक प्रणाली पाश्चात्य ढंग की है, तो संगीत का नियोजन भारतीय पद्धति के अनुकूल है। संगीत से प्रसाद दोहरा काम लेते हैं। एक ओर तो वह रस निष्पत्ति में सहायक है, दूसरी ओर चरित्रों के अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करता है। चरित्रों का विधान भी बहुत कुछ ऐसा ही है। स्कंदगुप्त नाटक का स्कंद वीर है, वीरस के स्थायी भाव उत्साह का उसमें अभाव है। तो ये अंतर्द्वंद हो गया ना। प्रसाद के नाटकों में बध, आत्महत्या और हिंसा के दृश्य पश्चिमी ट्रेजेडी के समर्थन पर हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र ऐसे दृश्यों की अनुमति नहीं देता। 3 नाटक हो गए प्रसाद के। कौन कौन से हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त की प्रेमिकाएं कल्याणी और मालविका की आत्महत्या कार्नेलिया यत्न करके बच जाती है, और शक्टार द्वारा नंद का वध। ये दृश्य भारतीय प्रणाली से अनुमोदित नहीं है। नाटकों के अंत में भी दोनों पद्धतियां फलागम और कैट्रेस्टॉफी का जैसा योग हुआ है। स्कंदगुप्त में नायक के कार्य सिद्ध होने पर भी फलागम की स्थिति नहीं होती। युद्ध में विजयी होकर स्कंद राज्य अपने सौतेले भाई पुरगुप्त को दे देता है, और देवसेना से प्रेम करके तथा उसका प्रतिदान पाकर भी दोनों में विवाह नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य के अंत में फलागम की अधिक स्पष्ट स्थिति है, पर चाणक्य का समापन वाक्य चलो अब हम लोग चलें एक आख्यायित करुणा की सृष्टि करता है। यानी जो आपको सुखद अंत देखने की आदि है ना, जो फिल्मों में के अंत में सब कुछ सही हो जाएगा, तो यहाँ अंत में सब कुछ आशा के अनुरूप नहीं होता। प्रसाद में पूर्व पश्चिमी की सांस्कृतिक टकराहट का गहरा एहसास है। किसकी पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। प्रसाद में पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक टकराहट का गहरा एहसास है, विशेषतः नाटकों में। शायद इसीलिए कि संघर्ष या टकराहट के अंकन के लिए नाटक जैसे प्रत्यक्ष माध्यम से उपयुक्त और कोई नहीं। चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती है कि मैं देखती हूँ यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, उसमें 2 बुद्धियां लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। पुनर्जागरण के राष्ट्रीय संदर्भ में प्रक्षिप्त यह वाक्य समकालीन सांस्कृतिक प्रतिक्रिया पर एक गहरी टिप्पणी है। प्रसाद का विश्लेषण था कि आधुनिक काल में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता के आड़े 3 बाधाएं आती हैं। सांप्रदायिकता की भावना, प्रादेशिकता के तनाव और पुरुष नारी के बीच असमानता की स्थिति। अपने प्रधान नाटकों अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ने उन्होंने इन्हीं का समाधान देने का प्रयास किया है। सांप्रदायिक विद्वेष का चित्र उन्होंने ब्राह्मण और बौद्धों के संघर्ष के बीच उतारा है, जिसके उदाहरण स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में देखे जा सकते हैं। सांप्रदायिक संघर्ष से भिन्न आर्य और आर्यतर जातियों का संघर्ष जन्मजय का नागयज्ञ में चित्रित हुआ है। प्रदेश और केंद्र के द्वंद्वों का रूप प्रधानतः चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में उभरता है। चंद्रगुप्त का चाणक्य इन विविध प्रकार के संघर्षों का समन करना चाहता है। तक्षशिला के गुरुकुल में अपने शिष्य सिंहरण और चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए वे कहता है कि मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। पहले नाटक का पहला दृश्य है पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या ध्रुव स्वामिनी में अंकित हुई है। ध्रुव स्वामिनी का वर्ण विषय क्या है? पुरुष के आतंक से नारी की मुक्ति। ध्रुव, ये कथन किसका है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रसाद के नाटकों का कथानक और चरित्र तो ऐतिहासिक है, पर उनकी समस्याएं आधुनिक हैं। यह नाटककार ने इतिहास को निरपेक्ष रूप से नहीं वरन समकालीन अनुभव के अंग के रूप में चित्रित किया, पर इतिहास के अपने तथ्यों की रक्षा के लिए भी उसकी चिंता बराबर देखी जा सकती है। ऐतिहासिक नाटकों की लंबी भूमिकाओं में उन्होंने उपजीव्य काल की अनेक समस्याओं को विस्तार से विचार किया है। चंद्रगुप्त नाटक की तो पूरी भूमिका भी मूल नाटक की तरह कई चरणों में विकसित हुई है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नामक निबंध स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1909 में प्रकाशित हुआ था। फिर चित्राधार के प्रथम संस्करण 1918 में यह
संकलित हुआ और अंततः अपने संशोधित एवं संक्षिप्त रूप में वह चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका बना 1931। रचना विधान की दृष्टि से यह रोचक संयोग है कि नाटक का स्वरूप अपने आकार में बढ़ा है जबकि भूमिका की सामग्री कम हुई है और क्रमशः दोनों के बीच आवश्यक संतुलन बन गया है। तो यहाँ आपकी नाटक गद्य विधा के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो संवेदनाएं, जो भावना है, जो विचार हैं, हमने जान लिए। अब कल की कक्षा में निबंध को हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं कृपया करके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। नमस्कार, धन्यवाद।